हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले टॉपिक में या पिछले वीडियो में हमने एक थ्योरम डिस्कस करी थी जिसका नाम था रोल्स थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर आधारित वो थ्योरम थी। एक दूसरी थ्योरम जो हमारे सिलेबस में है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि उसका जनरलाइज केस है। जो रोल्स थ्योरम थी उसका ये सुपरसेट बोल सकते हैं हम। इसकी एक स्टेटमेंट लिखते हैं, बाद में डिस्कशन करेंगे विद ग्राफिकली। तो स्टेटमेंट यानी इफ में हम बोल सकते हैं कि भी इफ ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, पहला केस। दूसरी कंडीशन बोल सकते हैं कि फंक्शंस मस्ट बी या इज डेरिवेबल in open interval a b. So then we can say there exists at least one value of C belongs to AB in open interval such that f of B minus f of A upon B minus A is equal to f dash C. तो पिछली जो हमने रोल्स थ्योरम डिस्कस कर चुके हैं वहाँ हमें पाया था कि भी तीन कंडीशन थी। इसमें तो सिर्फ लिमिटेशन डाल दी कि दो ही कंडीशन दे दिया कि भी ऐसा एक कर्व है, कर्व ना कह करके जैसे हम फंक्शन बोल दें कि भी एक ऐसा फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस है और डेरिवेबल हो। बस यही दो कंडीशन हमारे पास हों तो हम ये पक्का कह सकते हैं कि भी कम से कम एक वैल्यू इस ओपन इंटरवल में घटित होगी, यानी एक्स की वैल्यू एक सी ऐसी आएगी जो इस प्रकार से एक इक्वेशन लिखने पर हमें मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं कैलकुलस में कि ये जो नोटेशन है जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पर ध्यान दो कि भी है क्या ये। जैसे हम इसी बात को एक बार ग्राफिकली समझें कि भी कोई भी कर्व है, जैसे मान लिया ये कर्व इंटरवल दिया हुआ है ए से बी, क्लोज्ड इंटरवल में ये कॉन्टिन्यूस है। हाँ भी दिख भी रहा है कॉन्टिन्यूस है, डेरिवेबल होना चाहिए। तो फिर इसने क्या कह दिया कि भी एफ ऑफ बी का मतलब है वाई की वैल्यू, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं बी ऑफ बी और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए कोमा ऑफ ए। तो यदि जितनी ऊंचाई ये है जिसको हम ऑफ ए बोल दें, यहां से एक्स एक्सिस के पैरेलल जैसे लाइन खींच दिया और यहां ये जो दो बिंदु हैं इस कर्व पर या इस ग्राफ के ऊपर बोल दें, उनको भी मिला लिया तो ये एक कॉर्ड हो गई जैसे। तो यहां जैसे हम डेरिवेटिव में सीख चुके हैं कि भी डिफरेंशिएशन किस प्रकार से निकलती है दिए हुए कर्व। तो यहाँ जैसे ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड का स्लोप देखिए। तो कॉर्ड के स्लोप में हम ये देखेंगे कि भी ये कितनी लेंथ है। तो सारी लेंथ जैसे एफ ऑफ बी है, नीचे वाली लेंथ तो एफ ऑफ ए है, यानी कि एफ ऑफ बी में से एफ ऑफ ए घटा दिया जाए तो ये लेंथ हो गई। और ये लेंथ कितनी है, सारी लेंथ तो हमारी बी है और यहाँ तक ये ए है, तो बी में से घटा दें तो ये लेंथ, तो ये और ये तो दोनों बराबर हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि भी ये तो टेन थीटा के बराबर आ गया। जैसे यहाँ हम थीटा ले लें तो टेन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना भाई। तो इसका मतलब हम डेरिवेटिव में ये क्या बताता है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का मतलब बी माइनस ए की दूरी। तो और अब इसने कहा है कि भी एफ डैश सी क्या है, ये भी तो डेरिवेटिव है। एफ डैश सी का मतलब ये है कि भी इस कर्व के ऊपर कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी टेंजेंट होगी जो, अब एक बार फिर वही लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या बोला गया है कि स्लोप ऑफ द कोर्ड बोला है इसने, स्लोप ऑफ द कोर्ड, या हम इसको डेरिवेटिव के हिसाब से क्या कह दें कि भी रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का मतलब बी माइनस ए जो लेंथ थी हमारी, ये क्या बोलता है इंटेनियस चेंज इन वाई। इंटेनियस का मतलब सी एक पर्टिकुलर एक बिंदु ले लिया कर्व के ऊपर और वहां वो टेंजेंट खींची गई है, उसके स्लोप को बताता है उस बिंदु पर, इंटेनियस का मतलब ये है। और फिर यहाँ ये दोनों को बराबर कर लिया, तो बराबर करने का मतलब ये है कि इस कोर्ड का जो स्लोप है वो इस टेंजेंट के स्लोप के बराबर होना है। यदि ऊपर कंडीशन हमें ये दोनों मिल जाए तो यही बात क्लेम के रूप में हमने बोली है, या दावा कर सकते हैं जैसे हमने रोल्स थ्योरम में बोला था। इसने क्या बोला है कि भी देन के बाद कि भी कम से कम एक बिंदु सी एक्स एक्सिस के ऊपर या इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में ऐसा जरूर मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब ये इक्वेशन हम सच दैट यानी बोल करके हम कह दें। तो इसका मतलब ये है कि भी कोई भी कर्व, जैसे यहाँ तो रफ सी आकृति हो गई, मान लिया एक कर्व ये है, हम बोल सकते हैं भी कॉन्टिन्यूस भी है, डेरिवेबल भी है, और एक इंटरवल ले लिया हमने कोई भी ए से बी। अब यहाँ मान लिया हमने इन दोनों जो एक्सट्रीमिटी हैं उनको मिला करके ये कोर्ड ले लिया, और इस कोर्ड के एंड पॉइंट्स भी हैं, और इस कोर्ड के क्या पैरेलल कोई लाइन खींची जा सकती है? बिल्कुल खींच सकते हैं, यदि ये दो कंडीशन हमारे पास मिल जाएं तो। क्योंकि यहाँ जो कर्व है वो कॉन्टिन्यूस भी है और डेरिवेबल भी है। तो इसका तात्पर्य यही है कहने का कि भी ऐसा यदि हम कह मतलब यदि कॉन्टिन्यूस और डेरिवेबल है एक छोटे से अंतराल में, कोई भी अंतराल ले ले वो ए और बी, जैसे यहाँ बोला है क्लोज्ड, ये ओपन इंटरवल में, तो जो टेंजेंट इस, जैसे यहाँ से मैं परपेंडिकुलर नीचे आऊँ तो ए और बी के बीच में ये सी कहीं है, तो ये ही है सी यानी एक्स की वैल्यू, और यहाँ हो गया एफ सी। और फिर इसके स्लोप के बारे में क्या बोले कि भी इस बिंदु के ऊपर जो टेंजेंट खींचा गया है इस कर्व के ऊपर, वो उसका स्लोप एफ डैश सी है। तो उस टेंजेंट का स्लोप और ये जो कोर्ड है, ये जो कोर्ड है इसका स्लोप ही दर्शाता है, ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इन दोनों को बराबर होने का मतलब ये है कि ये स्लोप बराबर हैं या फिर ये दोनों पैरेलल हैं। तो इस थ्योरम का तात्पर्य यही है कि भी कम से कम एक जो टेंजेंट है वो हमें जरूर मिल जाएगी, हो सकता है अधिक भी मिल जाए, ये एटलीस्ट की बात बोली है। कम से कम एक टेंजेंट तो पक्का ही मिल जाएगी जो इस कोर्ड के पैरेलल होगी। ये हमारा क्लेम है इस स्टेटमेंट के तहत, और उस थ्योरम का नाम दिया है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अब जैसे रोल्स थ्योरम भी इसी का सबसेट है, यूं बोल सकते हैं। जैसे मान लिया ए और बी, जैसे ये अंतराल है कोई ए लेस देन बी है, यदि मैं ए और बी को यहाँ एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी यदि मैं बराबर ले लूँ तो ऊपरी पार्ट हमारा जीरो हो गया। तो एफ ऑफ ए का मतलब क्या है कि भी ए पर ऊंचाई कर्व के ऊपर, बी जो एक्सट्रीमिटी है, दूसरा जो इंटरवल का सिरा है, वहाँ से बी डाला मैंने फंक्शन में, और वहाँ एफ ऑफ बी, यदि वो दोनों बराबर हो जाए तो दोनों का डिफरेंस जैसे यहाँ जीरो के बराबर हो गया, तो वहाँ कह देंगे भी एफ डैश सी बराबर जीरो। तो उसी का जनरल फॉर्म बोल सकते हैं हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। यानी कि रोल्स थ्योरम में तो तीन कंडीशन होना बड़ा जरूरी था, यहाँ दो कंडीशन यदि हैं हमारी तो हम पक्का ये क्लेम कर सकते हैं कि भी ऐसा हमें पक्का मिलेगा एक सी इस कंडीशन के, इस ये शर्त मतलब वेरीफाई हो जाएगी सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस, तो देन सी मस्ट लाइंग बिटवीन ए एंड बी वेयर दिस विल बी इक्वलाइज। ठीक है, तो कोई भी जैसे, तो ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का तात्पर्य है। तो एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं हम।
जैसे एक क्वेश्चन लिया x इंटू लेट ए फंक्शन डिफाइंड एज x इंटू एक्स प्लस वन इट्स होल स्क्वायर। कोई कॉन्टिन्यूस या डेरिवेबल फंक्शन हम कितने सारे जानते हैं, जैसे ये इतना ही ले लिया और कोई भी एक इंटरवल दे दिया, जैसे मान लिया 1 2 3 दे दिया, तो हम जानते हैं कि ये तो पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है। इस अपवर्ड पैराबोला पर जैसे मैं x की वैल्यू 1 डालूं तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिलेगी। इसका मतलब ये है क्या जो हमारी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है वो इस पर अप्लाई हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी इस फंक्शन पर, क्योंकि ये डेरिवेबल और कॉन्टिन्यूस है। तो सीधा ये दोनों कंडीशन हमें लिख करके बोलेंगे यही बात कि भाई गिवन फंक्शन इज, चलो लिख देते हैं भाई, गिवन फंक्शन जो एफ एक्स है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल, या ऑन भी लिख सकते हैं, इंटरवल दिया गया है 1 2 3। दूसरी कंडीशन क्या इसमें है, एफ एक्स जैसे एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं सीधा ही 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 में कोई भी यदि मैं x डालूं तो ये यूनिकली डिफाइन है, तो इसका मतलब ये डेरिवेबल है। तो लिख सकते हैं विच इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 1 2 3। तो दोनों कंडीशन हमें मिल गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लग जाएगी, और लगेगी तो इसका मतलब एक सी पक्का हमें ऐसा मिल जाएगा जो इस प्रकार से ओपन इंटरवल में वो जो एक कंडीशन थी उसकी तहत। तो हम लिख सकते हैं वही बात कि भी देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू और वन सी belongs to open interval 1 2 3 such that f of 3 minus f of 1 upon 3 minus 1 must be equal to f dash c। ठीक है ना भाई, यानी कि इस कर्व के ऊपर जैसे हम यदि इसी को ही ग्राफिकली देखना चाहें तो जैसे हम जानते हैं कि कर्व तो ओरिजिन से गुजर रहा है, अपवर्ड पैराबोला है, इसके दो रूट भी हैं, जैसे x बराबर एक -1 है, एक 0 है, और इस प्रकार से इसकी लगभग हमें एक फिगर दिखाई है। ठीक है ना, यहाँ इसकी मिनिमम वैल्यू भी डिस्कस हुई है। तो यहाँ हम प्लॉट करते हैं नियरली जो इंटरवल है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। तो ये कर्व जैसे यूं सी कुछ घूमते हुए, तो 1 के ऊपर जैसे इसकी वैल्यू 1 यदि हम डाल दें तो 1 इंटू 2, तो यहाँ जैसे इसके कोऑर्डिनेट हैं 1 2, यानी यदि ये 1 है तो y हमारा, और 3 के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, तो 3 प्लस 1 यानी 4, और 4 इंटू 3 यानी कि 12। तो यहाँ यदि हम x इज इक्वल टू 3 के लिए y को डिस्कस करें या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखें तो 3 12। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भाई ये एक कोड है हमारा, जैसे इसी यूं सी घूमता है पैराबोला, तो इस कोड को हमने दिखाते हुए नियरली, ठीक है ना, और इस कोड के पैरेलल यहाँ से कोई लाइन टेंजेंट के रूप में दिखाई दे जाएगी, और वहाँ जो सी होगा, सी का मतलब है इस इंटरवल में जो 1 2 3 है उसके अंदर हमें एक सी की वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर बिल्कुल मिल जाएगी जो इस शर्त को पूरा कर देगी। तो शर्त का मतलब तो यहाँ, तो ये ग्राफिकली इस प्रश्न का मतलब भी है और एक्यूरेसी भी दिखाई दे रही है। एक्यूरेट यानी ग्राफिकली यदि हम देखें तो ये सारी बातें यहाँ हमारी मैनेज हो रही हैं। तो अब क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं, वेरीफाई करते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कि भी सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी उस इंटरवल के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ हमने f3 जैसे यहाँ डिस्कस कर ही लिया है, तो जब भी हम एल्जेब्रिकली सवाल को सोल्व करें एग्जाम में तो वो यहाँ हमने जैसे ये दोनों कंडीशन लिखी पहले, फिर उसका जो क्लेम है इस कंडीशन, ये दोनों कंडीशन मिलते ही तो ये लिखा है, फिर हेयर f3 तो अलग से निकाल दें जो कि 12 है, ऑफ ऑफ 1 जैसे यहाँ निकाला 2 के बराबर है, अपॉन जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो एक्सट्रीमिटी है उसका डिफरेंस तो ये 2 है, और इज इक्वल टू
एफ डैश सी। तो नाउ वी सिंप्लीफाई दिस 12 माइनस 2 यानी 10 अपॉन यानी 5। एक बार थोड़ा सा भाई, 12 में से 2 यदि कम हुआ तो 10 को तो ये तो इंटरवल से बाहर चला गया। एक बार थोड़ा सा जांच कर लें कि भी x की वैल्यू जब 1 इसमें डाली तो 1 इंटू 1 यानी कि ये तो 2 आया, और फिर यदि हमने 3 डाला तो 3 प्लस 1 तो ये तो ऑफ ऑफ 3 तो 12 के बराबर है। ठीक है ना भाई, 4 3 12 और 1 जब हमने डाला तो इसने 2 दिया, तो ऑफ ऑफ 3 माइनस ऑफ ऑफ 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू एफ डैश सी। तो यहाँ ये तो 5 के बराबर आया, तो यहाँ तो वेरीफाई नहीं हुई थ्योरम। तो यहाँ क्या गलती दिखाई दी, देखिए एक बार फिर देखिए, एक्सप्रेशन है x इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ हमने x बराबर 1 और 3 के लिए कॉन्टिन्यूस भी है, डेरिवेबल भी है। हमारी कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं भाई, ऑफ ऑफ 3 यानी ऑफ ऑफ 1, फिर देखें एक बार 1 यदि हम रखते हैं तो 1 इंटू 1 प्लस 1 तो y तो 2 के बराबर है। यदि हम 3 रखें तो 3 प्लस 1 यानी 4, 4 इंटू 3 यानी 12, तो ऑफ ऑफ 3 माइनस ऑफ ऑफ 1 तो 10 के बराबर, और 3 माइनस 2 तो 2 के बराबर है, और ये आया एफ डैश सी। हाँ थोड़ा सा भाई ठीक था, एफ डैश सी का मतलब डेरिवेटिव तो निकालनी थी ना, वो वैल्यू रखनी है हमने, यानी ये है 2c प्लस 1। यानी लेफ्ट हैंड साइड में तो हमने स्लोप देख लिया कि भी 12 में से 2 गया तो यानी 10 और यानी 5 के बराबर, तो 5 जो है वो बराबर आ जाए 2c प्लस 1 के, और 1 को इधर लेफ्ट हैंड साइड में बदल के तो हमारे पास c की वैल्यू जैसे 2 आई, तो हम कह सकते हैं कि भी 2 जो है इस ओपन इंटरवल में मिला, और मिलना भी जरूरी है। तो हेयर 2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 2 3, तो दैट मीन्स लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। तो पहला हमने क्वेश्चन लिया। इसी प्रकार के कितने सारे क्वेश्चन हम अपनी तरफ से कोई भी इंटरवल के लिए ले लें, क्योंकि हम कैलकुलस में कितने सारे फंक्शन ऐसे देख चुके हैं। जैसे हमने लिमिट और कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर किया था, तो वहाँ देखा था कि भाई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो कॉन्टिन्यूस हैं अपने डोमेन में, इन्वर्स फंक्शन हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन हैं वो भी कॉन्टिन्यूस हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक से कनेक्टेड जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूस है। जैसे मैं मान लिया कोई log x विद बेस ही का ले लिया एक फंक्शन, या एग्जाम्पल ले लें, कोई भी इंटरवल ले लें, कह दिया कि भाई 1 और 2 या 3 जैसे वही कुछ भी, क्योंकि ये हमेशा कॉन्टिन्यूस और डेरिवेबल है log ऑफ x। कोई भी और यदि इसमें कनेक्ट करना चाहो +3 कर दिया तो भी डेरिवेबल और कॉन्टिन्यूस है। तो इस पर भी ये दोनों कंडीशन हमने लिखते हुए बोल दिया कि log ऑफ x यानी हेयर फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन बोथ सेटिस्फाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो फर्स्ट कंडीशन वही फिर लिखते हुए कि हेयर ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल 1 2 3। सेकंड कंडीशन लिखा है ऑफ x इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 1 3। ये जैसे हमने बार बार लिखना है। यदि वो चीज़ें हमने मिल गई हैं ये, तो तुरंत हम लिख देंगे कि भाई रोल्स थ्योरम तो लग गई है, और लग गई है तो फिर तो ये वेरिफिकेशन हमें तुम्हें दिखा के दिखाओ, यानी सी डिस्कस करके दिखाओ। तो वही कि भी देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल जो दिया गया 1 3 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू ऑफ ऑफ 3 माइनस ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो यह फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हमने निकाला इसका, तो 1 अपॉन एक्स है, x की जगह हम c भर देंगे। पिछले सवाल में यही काम किया था भाई कि दिए हुए फंक्शंस को डेरिवेटिव निकालो और उसमें c भर दो, यानी कि x की कोई वैल्यू जो उसके इंटरवल में है, और फिर इसके बाद ऑफ ऑफ 3 का मतलब है log ऑफ 3, और log ऑफ 1 तो 0 के बराबर हो गया, और अपॉन 2। तो नाउ वी फाइंड c, इसका रेसिप्रोकल कर दें तो c इज इक्वल टू 2 अपॉन log ऑफ 3। तो यहाँ जो अप्रोक्सीमेशन है वो थोड़ा सा देखते हैं हम कि भी log ऑफ 3 की वैल्यू नियरली है कितनी। जैसे हम जानते हैं कि भी log ऑफ e यहाँ बेस है, तो 2 पॉइंट समथिंग यदि ये e होता
ई होता तो इसकी वैल्यू 1 होती। तो हम जानते हैं कि भाई 3 जो है वो ई से बड़ा है, ई का मतलब 2.7182 नियरली। तो यानी यहाँ बेस 1 से बड़ा है जो ई है, और यहाँ भी यहाँ ई से बड़ी वैल्यू है। तो इसका तात्पर्य यही है कि भाई 1 से थोड़ा सा बड़ा कुछ वैल्यू है, 1 से थोड़ी सी वैल्यू है ये, और यहाँ 2 है। तो 2 अपॉन समथिंग, जैसे मान लिया ये 1 भी होता तो सी की वैल्यू 2 आ जाती। लेकिन हम देखते हैं कि भाई यहाँ 1 से बड़ी वैल्यू है। हम जानते हैं कि भाई डेनोमिनेटर में यदि एक वैल्यू है कोई और उससे बड़ी वैल्यू है तो डेनोमिनेटर उसको छोटा कर देता है सारे को। तो कह सकते हैं कि भाई ये सारी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2 से भी कम है। तो 2 से कम है तो एक बार जो हमारा इंटरवल दिया गया है, क्या उस ओपन इंटरवल में ये वैल्यू जा रही है? बिल्कुल है। तो दैट वैल्यू कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही कि 2 अपॉन लॉग ऑफ 3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 2 3। तो हेंस द वेरिफिकेशन ऑफ द रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इसी प्रकार से कोई भी पोलिनोमियल, जैसे हम जानते हैं सभी प्रकार की पोलिनोमियल हैं वो कॉन्टिन्यूस भी होती हैं और डेरिवेबल भी होती हैं। तो कुछ ग्राफिकली भी हम जानते हैं। तो सब प्रकार की जो एल्जेब्रिकली जो हमारा मेथड है, जो ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कैलकुलस में है, मतलब एक थ्योरम बनाई गई है, उस थ्योरम पर पक्का हमें ये दावा मिलेगा, क्लेम मिलेगा यदि 2 बातें हैं। तो कोई भी जैसे एक फंक्शन ले लिया पोलिनोमियल का x-1, x-2, x-3, ठीक है ना भाई, और यहाँ मैंने इंटरवल ले लिया 1 2 3, और ये f(x) मान लिया। अब जैसे इसी क्वेश्चन को यदि हम पिछली जो थ्योरम की डिस्कस कर चुके हैं, जो रोल्स थ्योरम थी, वहाँ भी ये उससे भी ये सवाल निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि इसमें तीनों कंडीशन हमारी पूरी की पूरी दिख रही है। क्योंकि पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल हमेशा कॉन्टिन्यूस और डेरिवेबल होती है, यानी दोनों फर्स्ट कंडीशन इस थ्योरम के हिसाब से भी और रोल्स थ्योरम के हिसाब से हमारी पूरी हैं। तीसरी कंडीशन देखते हैं हम रोल्स थ्योरम में कि भाई f(1) के ऊपर जैसे ये वैल्यू 0 है और 3 यदि हम रख दें तो भी ये 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई रोल्स थ्योरम भी इसमें अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि रोल्स थ्योरम में जो लिमिटेशन है वो अधिक हैं। मतलब एक नई तीसरी जो कंडीशन है वो भी पूरी होनी चाहिए, तभी रोल्स थ्योरम लगेगी। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम तो हमेशा ही लग जाएगी। मतलब ये 2 शर्तें जरूरी होनी है भाई, कॉन्टिन्यूस या वो डेरिवेबल ही बोल दे, सिर्फ इतना भी बोल दे कि भाई क्लोज्ड इंटरवल में एक फंक्शन है कोई और वो डेरिवेबल है, तो डेरिवेबल है तो उसको कॉन्टिन्यूस भी होना पड़ेगा। तो इतना बोल दे तो भी ये दोनों ऑटोमेटिक ही कंडीशन कंप्लीट यानी पूरी हो जाएंगी। फिर तो ये हम क्लेम कर सकते हैं भी ऐसा पक्का मिलेगा। तो जैसे हमने क्वेश्चन लिया f(x) इज इक्वल टू, तो हम सीधा ही लिख सकते हैं भी f(x) इज ए पोलिनोमियल, एक ही लाइन में लिख सकते हैं। तो सो इट इज कॉन्टिन्यूस एंड डेरिवेबल फॉर ऑल x पर्टिकुलरली इन दिस इंटरवल। इसमें तो होना ही होना है फिर, यदि फॉर ऑल x ही है तो दोनों कंडीशन लग गई हमारी लिखते हुए कि भी f(x) इज ए पोलिनोमियल so it is continuous in closed interval 1 2 3 and derivable in open interval 1 2 3। तो अब हमारा क्लेम करें। क्लेम का मतलब ये है कि भी देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ c belongs to in this interval 1 2 3 such that f dash c is equal to f of b minus f of a। f of b का मतलब यहाँ 3, f of 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो यहाँ देखें f डैश सी का मतलब डेरिवेटिव निकालें और जहाँ भी x आए वहाँ c भर दें, मतलब f(x) का डेरिवेटिव निकाला जाए और c भर दिया जाए। तो हम जानते हैं कि भी या तो गुणा करके इसको डिफरेंशिएट कर लो, या फिर जो प्रोडक्ट रूल है उसके द्वारा कि भी 2 फंक्शन एज टी छोड़ दिया, कौन से भी 2, और तीसरे का जैसे इसका डेरिवेटिव प्लस अन्य 2 एज टी छोड़ दिए x-2 इंटू x-3, पहले का डेरिवेटिव, और फिर एक केस बाकी और बच गया है, पहला और लास्ट को एज टी छोड़ा और बीच वाले का डेरिवेटिव x-1 इंटू x-3।
ठीक है भाई, x माइनस 2 का डेरिवेटिव, ये हमारा f डैश एक्स आया, f डैश एक्स। तो f डैश सी कितना आया, f डैश सी इज इक्वल टू, यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लें, यानी सिंप्लीफाई करते हुए सी स्केयर माइनस 3c प्लस 2, यहाँ से प्रोडक्ट x को c में भी बदल दिया, सी स्केयर माइनस 5c प्लस 6 प्लस सी स्केयर माइनस 4c प्लस 3 और इजी इक्वल टू ये कैलकुलेशन, यानी f ऑफ 3 पर भी 0 है, f ऑफ 1 पर भी 0 है, ये रूट हैं इसके दोनों, 2 पर भी 0 था, 2 इसके बीच में ही है इंटरवल में कहीं, तो ये दैट इज टोटली 0 अपॉन समथिंग 0। ठीक है भाई, तो f डैश सी निकाल दिया हमने, f डैश एक्स निकाला, पहले डिफरेंशिएट किया उसको और x की जगह c भर के और फिर सिंप्लीफाई करते हुए, तो नाउ वी कनेक्ट द लाइक टर्म्स, जैसे सी स्क्वायर 3c स्क्वायर, और c की जो टर्म है उसको देखें तो 5 प्लस 5 4 यानी माइनस 12c, कांस्टेंट टर्म 6 प्लस 2 8 प्लस 11 और इज इक्वल टू 0। तो नाउ वी कैलकुलेट c, कैन वी फैक्टराइज, कैन वी take two values so that we split the middle term, तो so we apply a formula c is equal to 12 plus minus root of 12 square means 144 minus 4 into 3 12 into 11 whole divided by 12, this will be equal to 12 plus minus root of 144 minus 12 into 1, that is 12, when carry 132 upon 12. So further on simplification we have c will be equal to 12 plus minus root of 144 minus 132, that means 12 upon 12. So now we find approximate value nearly, 12 we take positive sign, root 2 into root 3 upon 12, on cancelling 2 we get 36 to 6 1. So here we find 6 plus 1 point something, so here we find 1 point something, so 1 point something means, can we find in this open interval? Yes, 1 point something. If we take negative sign 6 minus root 3, so then we find the value which is less than 1. So rejecting that value, so we have only one value. Also we can try this expression as the graph को लेकर के भी इसको डिस्कशन कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है कि भी x बराबर है 1, जैसे यहाँ से ये 2 है, ये 3 है, हम जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये नीचे से इस तरह से, क्योंकि x क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इस तरह से पक्का घूम करके और इसको यूं जाना, यहाँ इंटरवल दिया इसने 1 और 3 के बीच में, तो यहाँ हम देखेंगे भी जो 1 और 3 के ऊपर जो हमारा ये कोड आया है, इस कोड के पैरेलल जो लाइन है, एक तो जैसे ये है और एक ये है, तो ग्राफ तो यूं बोलता है कि भी सी की वैल्यू दो वैल्यू हमारी डिस्कस होकर के पक्की आएंगी, लेकिन यहाँ क्या हमने कोई गलती तो नहीं कर दी है, एक बार चेक कर लें कि 12 प्लस माइनस, तो यहाँ से 2 इंटू रूट 3 जैसे प्लस माइनस, तो क्योंकि इंटरवल हमने 1 और 3 के बीच में लिया है, तो 6 प्लस रूट 3 मीन्स, तो पॉजिटिव साइन लिया तो उसके लिए तो 1 पॉइंट समथिंग आया 2a। यहाँ थोड़ा सा हमने ये जो फार्मूला है इसमें ये 24 है, ये 24 है, अभी 2a है, तो इसलिए यहाँ हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें ये 24 और 2 यदि ऊपर नीचे से कॉमन निकाल के तो यहाँ 12 है हमारा, ठीक है ना भाई। तो यहाँ से हमारी जो 2 वैल्यूज हैं वो यहाँ एडजस्ट होंगी, क्योंकि यहाँ क्लियरली ग्राफ हमें बोल रहे हैं कि भी f डैश जो हमारी ये कोड है उसको, यानी एक तो यहाँ c मिल जाएगा और यहाँ ये c मिल जाएगा, तो दोनों वैल्यूज हमारी एक्यूरेट हैं, यानी वेरीफाई हो गई हमारी रोल्स थ्योरम।
we apply again formula. There is something here we find the calculation, this 3c square minus 12c plus 11. We apply the quadratic formula. 12 plus minus root of b square means 144 minus 4 12, that is 132. Here we upon 3 into 2, 6 था, ये 12 नहीं था, वे कर दिया था हमने, ये 24 की बजाय यहाँ 2a है, only 6. थोड़ी गलती हो गई थी हमारी कैलकुलेशन में, जो फार्मूला था यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है भाई. तो फिर हमने 2 से इसको काट करके सिंप्लीफाई किया तो यहाँ 3 आया. ये जो दोनों वैल्यू हैं, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट देख सकते हैं कि 6 प्लस समथिंग एंड डिवाइडेड बाई 3 वी गेट 2 प्लस समथिंग, एंड इफ वी टेक नेगेटिव साइन 6 माइनस रूट 3 मीन्स 6 माइनस 1.7, दैट मीन्स 4 पॉइंट समथिंग, and if we divide by 3 we get 1 point something. Both values are lying in this open interval, yani this whole belongs to open interval 1 2 3. ठीक है भाई. नाउ टेक अप द अनदर एग्जाम्पल, और ले लें. तो इस प्रकार के एग्जाम्पल नॉर्मल से हमारी जो बुक है, जो हमने एनसीईआरटी की अपनी बुक है, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन इस टाइप सी के दिए हैं. जो हमारा मूल जो इसमें विशेषता है कि भाई कहाँ जैसे हायर एग्जाम हैं उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं. ये जो इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी पर आधारित काफ़ी क्वेश्चन हमें, जैसे क्वेश्चन लिया, जैसे यूँ दे दे कि भाई प्रूव दैट, कोई एक वैल्यू ले ली कि भाई 4 a is greater than 0, this is less than b और this is less than 1. prove that, सिर्फ इतना ही कह दे कि prove that साइन इनवर्स b बड़ा है माइनस साइन इनवर्स a और दिस इज ग्रेटर देन और लेस देन, जैसे ये लाई कर जाए किसी के बीच में, तो ये जैसे b माइनस a अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वेयर, और ये लिख दे b माइनस ए अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वेयर. जैसे हमने एक क्वेश्चन अज्यूम किया कोई साइन इनवर्स ए. काफ़ी कितने सारे हम क्वेश्चन बना सकते हैं. इसके बनाने का मतलब समझाएंगे कि भी ये कहाँ से किस प्रकार से बना है ये. तो b माइनस ए अपॉन, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को जब प्रूव करेंगे तो ये हमें इस तरह से मिलेगा, यानी कि ये एक दिखने में थोड़ा सा बड़ा ही एक एक्सप्रेशन यानी इनइक्वलिटी दिखाई दी कि भी सिद्ध करके दिखाओ कि भी ऐसा, हमें एक छोटी सी कंडीशन दे दी उसके तहत ये ऐसा मिलेगा. तो कहीं भी जैसे कोई इनइक्वलिटी दिखाई दे, कोई तुम्हें फंक्शन दिखाई दे लोगोरिथमिक, लोगोरिथमिक का मतलब है यहाँ जो विशेष बात जो दिखाई दे रही है इसका मतलब क्या है. यहाँ देखें कि भाई कोई एक्सप्रेशन या करो या फंक्शन है और उस फंक्शन में कोई दो वैल्यू x की जगह डाल दी गई हैं और उनका डिफरेंस ले लिया. तो जो हमने ऊपर जो ये क्लेम जो करते हैं ना, उस क्लेम के तहत एक बार ये देखें, ऑफ ऑफ b माइनस ऑफ ऑफ a अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू एफ डैश सी. ये जो चीज़ दिखाई दे रही है ना, ये फैक्ट जो दिखाई दिया है, यही बातें यहाँ जो ये सिद्ध किया है उसमें दिखाई दिया है. जैसे साइन इनवर्स एक्स में दिया हुआ फंक्शन को लेट के एज्यूम कर लो कि मान लेते हैं एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स. देखो एक बार इसी जो बात को हम कनेक्ट करते हैं कि भी लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. तो हम कहेंगे भी साइन इनवर्स एक्स तो यानी एक्स की वैल्यू तो हम जानते हैं -1 और 1 के बीच में है, और ये -π/2 और π/2 के बीच में रन करता है इसका ग्राफ, यानी कि रेंज बोल सकते हैं या प्रिंसिपल ब्रांच बोल दें. तो यहाँ इसने कुछ एक बात बोली है कि भी ए और बी एक इंटरवल दिया, इंटरवल हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होता है. तो इसने कहा भी ए 0 से बड़ा है, बी जो है वो 1 से छोटा है, और फिर ए और बी की वैल्यू यहाँ भी डाली गई है. तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से मतलब 0 और 1 के बीच में इसने दो वैल्यू ले ली है. जैसे साइन इनवर्स एक्स के बारे में
हम मान जैसे इस तरह से ग्राफ की स्थिति होती है साइन इनवर्स एक्स यानी π/2 और -π/2 तक इसका ग्राफ चलता है, और यहाँ यदि एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी वैल्यू देखें तो वो 1 के यहाँ से है। तो इसने क्या कहा है प्रश्न में कि भी 0 और 1 के बीच में कोई दो वैल्यू ले लो, ए और यहाँ से जैसे मैंने बी ले लिया, तो इसने बोला है कि बी जो है वो ए से बड़ा है, बी 1 से छोटा भी हो, ए जो है वो 0 से बड़ा है। तो इस जो ये इंटरवल लिया हमने ए बी, इसके ऊपर क्या लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लग के क्या ये इनइक्वालिटी को सोल्व कर देगी। हमने फंक्शंस को अज्यूम किया, इसको देखते हुए इसने संकेत दिया है कि भी साइन इनवर्स एक्स में एक्स की जगह दो एक्सट्रीमिटी वैल्यू डल के इस प्रकार से की कोई बात दिखाई दे रही है। तो हम देखते हैं यहाँ LMV थ्योरम द्वारा इसको देखें। तो हम पहली कंडीशन की अभी साइन इनवर्स एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है, हमेशा ही होता है अपने डोमेन में। डेरिवेबल है, बिल्कुल है, साइन इनवर्स एक्स हमेशा डेरिवेबल है अपने डोमेन में। डोमेन का मतलब -1 और 1 के बीच में इसका ग्राफ चलता है। तो फिर तो दोनों कंडीशन हमें मिल गई, तो फिर हम वो लिख ही देंगे वो बात कि भी देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू। तो वही बात हम सीधा लिखते हैं भाई, f' c इज इक्वल टू साइन इनवर्स यानी कि b माइनस साइन इनवर्स a और अपॉन b माइनस a। ठीक है ना भाई। तो जैसे जो सिद्ध करना था उसमें हमने ये जो रिफ्लेक्ट हो रही थी ये बात कि भी दो टर्म मतलब साइन इनवर्स टेन इनवर्स कुछ भी हो जाए, उस प्रकार की बातें हमें दिख जाएं, तो तुरंत LMVT जो थ्योरम है जिसको हमने ब्रीफली बोला है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, क्या उससे सवाल निकल जाएगा। तो बिल्कुल भाई, क्या वो हम उसकी जो एप्लीकेशन है या यूँ कह दें कंडीशन है वो पूरी हो रही है। तो फंक्शन हमने चूज किया साइन इनवर्स एक्स, तो हम कहेंगे भी ये कॉन्टिन्यूस भी और डेरिवेबल भी है, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, तो फिर हम वो क्लेम करते हैं, उसके तहत हमने ये लिख लिया। तो अब देखें कि भी f'(c), तो f'(c) का मतलब क्या है। हमने बोला कि भी सी ए और बी के बीच में है। तो छोटी सी एक बात हमने डेरिवेटिव में बार बार बोली थी कि भी डेरिवेटिव का मतलब क्या है। यहाँ क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि इस कर्व के ऊपर जो कर्व चल रहा है उस कर्व के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई बिंदु सी लिया है और सी के कोरस्पॉन्डिंग वाई है, यानी कोई पॉइंट है और उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का स्लोप है ये f'(c). तो अब ये देखना है हमने कि भी f जैसे ये काफी आगे जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, ये तथ्य बार बार हमारे सामने आएगा कि भी एक नई चीज, एक नया एक्सप्रेशन आता है फर्स्ट डेरिवेटिव का। कितना भी कोई भी एक्सप्रेशन है उसका मैं डेरिवेटिव निकाल के दिखाते हैं तो उसका मतलब है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या बताता है, ये हम डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन में काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि भी जैसे यहाँ यदि मैं किसी पॉइंट के ऊपर जैसे एक्स एक्सिस पे चल के या यूं कह दें कि किसी पॉइंट के ऊपर यहाँ मैंने टेंजेंट खींचा, फिर आगे और टेंजेंट खींचा, फिर और आगे टेंजेंट खींचा, फिर ये देखो नीचे ये टेंजेंट खींचे, तो ये हमें बताता क्या है कि भी टेंजेंट के जो स्लोप हैं वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जैसे ज्यों ज्यों कर्व यहाँ ऊपर गया, मतलब ज्यों ज्यों वर्टिकली भी हो सकता है, ग्राफ यहाँ तो ग्राफ को थोड़ा सा हम गहराई में नहीं लेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तो जो ग्राफ हमारे इंक्रीजिंग होते हैं, जैसे ये इंक्रीजिंग दिख रहा है, ज्यों ज्यों एक्स बढ़ाते हैं तो वाई बढ़ता गया, तो उसमें हमेशा f'(x) या फर्स्ट डेरिवेटिव या स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमेशा 0 से बड़ा आएगा। जैसे इसमें भी ये देख लो, जैसे यहाँ से मैंने टेंजेंट खींचा तो उसका एंगल देखते हैं हमने, एंगल जैसे मान लिया 45 डिग्री है, तो यहाँ इस टेंजेंट की अपेक्षा करते ये जो टेंजेंट है ये बड़ा एंगल लिए हुए है, मतलब 90 की तरफ अप्रोच होता दिखाई दिया। इसका मतलब है कि भाई हमारा स्लोप जो है वो अधिक ही होगा, क्योंकि हम ज्यों ज्यों टेन थीटा की वैल्यू 0 और 90 के पास, 0 से चल के 90 के पास ले जाते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो वही बात है यहाँ कि भी f' यानी c यदि a और b के बीच में है तो f'(c), तो हम यूं कह सकते हैं कि भी जैसे डिफरेंशिएशन में जैसे f'(a) मतलब क्या हुआ
कि जो दिया हुआ कर्व है उसके ए के ऊपर ऊंचाई देखी और वहां उसकी टेंजेंट खींची, मतलब इंक्रीजिंग में क्या होगा कि भी एफ डैश ए जो है वो छोटा होगा एफ डैश सी से, और एफ डैश बी सबसे बड़ा होना है। ये शर्त हमारी यहाँ लग जाएगी। मतलब ये थोड़ा सा इंक्रीजिंग जो फंक्शन है उसमें थोड़ी सी और क्लियर होगी, वहाँ भी हम इनइक्वलिटी काफ़ी सिद्ध करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा इसके लिए ये ज़रूरी है ये देखना कि भी एफ डैश सी किस कहाँ लाई कर रहा है। तो हम कहेंगे भी ए और बी जब हमारा इंटरवल है और सी उसके अंदर यदि है ए और बी के बीच में, तो एफ डैश सी एफ डैश ए और एफ डैश बी के बीच में लाई करेगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने मान लिया यहाँ से सी है, थोड़ा सा एक बार फिर अलग से क्लियर थोड़ा ग्राफ है, जैसे यहाँ से यूं सी साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, और फिर देखें कि यहाँ से मान लिया ए है, यहाँ से कोई बी है, इसके बीच में यदि सी है हमारा, तो सी का मतलब यहाँ से टेंजेंट खींचेगी। ए का मतलब है कि एकदम ऊपर जैसे यहाँ से बिंदु ढूंढा उसकी ये टेंजेंट है, बी के ऊपर ये टेंजेंट है। तो ये अभ्यास करते हुए सभी स्टूडेंट से बोलते हैं हम कि भी मेमोराइज करो इस बात को, बहुत काम आएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। अब जैसे ये देखो, ये जो एंगल है, एक ये एंगल बनता दिखाई दे रहा है और एक ये एंगल दिखाई दिया, तो ये अपेक्षाकृत ये एंगल जो है सबसे इन तीनों के अपेक्षा में ये छोटा है, ये एंगल बड़ा हुआ और ये सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब ये है, डेरिवेटिव का मतलब यही तो है कि भी टेन थीटा, यहाँ टेन थीटा 1 है, जैसे यहाँ टेन थीटा 2 है, तो यहाँ जो हमारा जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो लार्जेस्ट होगा। यही बात लिखी है। ऑफ डैश ए का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाली यानी उसका स्लोप। तो यहाँ हमने इस तरह से इसकी डिस्कशन। अब एफ डैश सी है कितना क्वेश्चन अनुसार देखें तो वो तो है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सी क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हम जानते हैं ये, और ये कितना एफ डैश ए तो 1/√1 माइनस ए स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव भी लिख लेते हैं 1/√1 माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ जो इसकी वैल्यूज हम यहाँ भी लिख सकते हैं क्योंकि एफ डैश सी का मतलब तो यही तो है 1 माइनस सी स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ए जो भी है राइट हैंड साइड। तो 1/√1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, उसको उठा करके यहाँ हमने लिख लिया यूं का यूं। तो देन वी गेट अप्लाई बोथ साइन, तो यहाँ लिखते हैं साइन, इसकी जगह भी साइन इनवर्स बी माइनस साइन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस ए, और दोनों सिरों पर ये लिखते हुए 1/√1 माइनस ए स्क्वायर लेस देन 1/√1 माइनस बी स्क्वायर। और बी माइनस ए जानते पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो उसकी हम मल्टीप्लाई कर दें तो बीच के जो साइन है इनइक्वलिटी के वो नहीं बदलेंगे। तो बाई मल्टीप्लाई थ्रोली भी है बी माइनस ए, यहाँ से बी माइनस ए कैंसिल हुआ और यह भी बी माइनस ए। तो ध्यान से देखो तो यही हमें सिद्ध करना था। तो कितने सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं इसी प्रकार की इनइक्वलिटी में। जैसे हमने साइन ले लिया, टेन ले लिया, जैसे हम लिमिट में जैसे ये बात जानते हैं कि साइन एक्स अपॉन एक्स या साइन एक्स इज लेस देन एक्स है, और कह दिया कि भी एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, प्रूव करके दिखाओ। तो सीधा इतना ही बोल दिया, या फिर कह दे कि भी LMVT या लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के द्वारा ये जो इनइक्वलिटी है इसको सिद्ध करिए। तो कैसे सिद्ध करें? हमने क्या किया कि भी एक्स को इधर उठा करके इस एक्सप्रेशन को मान लिया यूं का यूं। देखो जरूर है इसमें वो चीज बात तो नहीं दिख रही कि भी एक्सट्रीमिटी ए और बी हैं, पिछले सवाल में था। यहाँ हम इस तरह के सवाल में क्या ले लें कि भी एक्स को भी लेना जरूरी है और साइन एक्स को भी ले लें, और उस साइड में ले जाकर के इकट्ठा फंक्शन मान लेते हैं। देखो थोड़ा ध्यान दोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगी ये चीज़ कि साइन एक्स माइनस एक्स को मैंने फंक्शन मान लिया और कहा कि भी क्या इसके ऊपर LMVT लग जाएगी? तो बिल्कुल लग जाएगी कि ये कॉन्टिन्यूस भी है और डेरिवेबल भी है। तो फिर तो हम कहेंगे, तो दोनों स्टेटमेंट लिखते हुए इट इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स पर्टिकुलरली एक्स इज ग्रेटर देन 0, कहीं भी एक्स चाहे हो क्योंकि हमेशा कॉन्टिन्यूस है। साइन एक्स माइनस एक्स दोनों डेरिवेबल हैं फॉर ऑल एक्स, तो एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए भी डेरिवेबल होगा। तो देन
दोनों कंडीशन यदि मिल गई हमें तो हम वो क्लेम करेंगे, या देन देयर एग्जिस्ट वही बात लिखते हुए तो क्या मिल जाएगा, एफ डैश सी का मतलब कोस सी माइनस वन इज इक्वल टू, अब इसने कहा है कि भी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है, तो अब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के लिए डिस्कशन क्या है, जैसे हम ये जानते हैं कि भी ये जो एक्सप्रेशन है साइन एक्स माइनस एक्स, चलो कोई इंटरवल ले लिया हमने, एक तो ले लिया जैसे हम कह दिया कि भी जीरो और आगे मान लिया कोई ये ले ली वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब क्या कहना है इसका मतलब क्या हुआ कि भी हम एक तो जीरो ले लेते हैं, एक मान लिया कोई ये वसीस ने एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी बोली है, यानी ओपन इंटरवल की बात हुई है, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे ये, तो हम क्या कहते हैं कि भी इसके ऊपर हम LMVT लगाना चाह रहे हैं इस इंटरवल के लिए, जीरो भी ले लिया क्योंकि जीरो के ऊपर ये कॉन्टिन्यूस है, डेरिवेबल भी है, कोई समस्या नहीं है, और एक्स एक्सिस के ऊपर चलते हुए यहाँ से कहीं ए ले लिया, तो मान लिया हमने ग्राफ के ऊपर कोई विशेष गहराई नहीं देनी, मान लिया कोई ग्राफ ऐसे चल रहा है इसका एक्स साइन एक्स माइनस एक्स का, तो हमने क्या किया कि इंटरवल ले ही लिया, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों के लिए बोल दिया कि वो क्लोज्ड इंटरवल के लिए कॉन्टिन्यूस, ओपन इंटरवल के लिए डेरिवेबल है, तो देन वी अप्लाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, तो डिफरेंशिएशन किया तो log c माइनस वन इज इक्वल टू, तो हमने ये एक्सट्रीमिटी डाली, तो यहाँ लिख दिया जैसे साइन ए माइनस ए, जीरो के लिए दोनों जीरो हो गया, हमने तो ये रूल लगाना है, और अपॉन ए माइनस जीरो, ये हमने कंडीशन मिल गई। अब यहाँ देखो फिर एक बार कि भी साइन एक्स माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव निकला, तो डेरिवेटिव जो पिछले बार बार बातें आएंगी इनइक्वलिटी में, हमने जो ग्राफ है उसका थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये जो डेरिवेटिव आई है उसको देखो, तो कोस सी माइनस वन, हम जानते हैं कोस सी माइनस वन और वन के बीच में है, तो क्या ये हमेशा जीरो या जीरो से छोटा होगा, जैसे मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला, जैसे कोस सी की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू वन होती है यानी जीरो हो गया, वरना ये एक से छोटा ही होगा, तो ज्यों ज्यों हम एक से छोटी वैल्यू डालेंगे तो ये हम कहेंगे कि ये तो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव हो गया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव यदि नेगेटिव है तो इसका तात्पर्य क्या है, हमने बहुत बार बार ये याद करने के लिए बोला है कि फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव हो गया, यानी ग्राफ गिरेगा फिर तो इसकी बजाय हमने इसने बता ही दिया है कि इसका ग्राफ गिरता जाएगा, जैसे मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ से इस ग्राफ की स्थिति देख ली, यहाँ ए के ऊपर है, ये जीरो के ऊपर है, सी मान लिया यहाँ से इसके बीच में होगा, तो फिर हम क्या कहेंगे, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है मतलब डिक्रीजिंग में क्या होगा, मतलब यहाँ कहेंगे कि यदि डिक्रीजिंग है तो जो स्लोप की कहानी क्या बनेगी कि भी ऑफ ऑफ जीरो डैश, यहाँ लिखा एफ डैश सी, और यहाँ लिख दिया एफ डैश जो ए की वैल्यू है उसके ऊपर डेरिवेटिव। इंक्रीजिंग में तो क्या होता है कि सबसे बड़ा होता है ये, फिर मिडल में ये आएगा और फिर सबसे लिस्ट ये आएगा, डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, बड़ा होगा ये सबसे, और ये मिडल तो आना ही आना, ये छोटा हो जाएगा, तो यानी सबसे छोटा है ये ऑफ ए, तो छोटा है तो इसका मतलब ये छोटा है, ये और छोटा है, यानी एफ डैश जीरो इज ग्रेटर देन एफ डैश सी और ग्रेटर देन एफ ऑफ ए, तो यहाँ जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाली तो उसकी मदद ले ली, एफ डैश जीरो का मतलब क्या है कि उसमें जीरो भर दिया जाए, फिर उसमें एफ ऑफ ए भर दिया जाए, तो यदि या मैं यहाँ वैल्यू डालूँ कि भी साइन ए, यानी हमने ये सिद्ध करना है, ये इनइक्वलिटी सिद्ध करनी है, तो हम ए की बजाय चाहें तो यहाँ एक्स भी ले सकते हैं कि भी वेरिएबल के रूप में कोई भी, फिर देखो एक बार कि भी मैंने जीरो और एक्स के बीच में कहीं भी मैंने चलना शुरू कर दिया, एक्स जीरो से बड़ा है, फिर यहाँ मैंने जीरो भरा और यहाँ जैसे एक्स, यहाँ एक्स ही रख लिया, यहाँ एक्स माइनस जीरो यानी एक्स ही है, और सी के ऊपर फिर मैंने उसको, और एक्स मेरा जीरो से बड़ा है, तो ये जो वैल्यू है, या मैं इसको बिना देखे भी बोल सकता हूँ कि भाई ये तो जीरो या जीरो से छोटी है, तो यदि मैं एक्स से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो या वो इसको ख़त्म कर देगी, यानी ये जो भाग है, या यूं कह देंगे कि भी दिस होल इज लेस देन इक्वल टू, जैसे इसको देख के जीरो है या जीरो से छोटा है ये क्वांटिटी हमेशा, तो एक्स हमारा पॉजिटिव है, ये तो खत्म हो जाएगा,
totally we have sin x minus x is less than or equal to 0. हेयर इक्वलिटी का साइन हम हटा देंगे क्योंकि क्वेश्चन में इसने ये बोला है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी लेनी है, तो वी अप्लाई द वैल्यू ऑफ x विच इज ग्रेटर देन, तो देन वी हैव टू दिस, तो यहाँ फिर आगे साइन x इज लेस देन x, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो इस प्रकार के जो इनइक्वलिटी के साइन और ले सकते हैं, जैसे लॉगरिथमिक जो एक्सप्रेशन है, जैसे इंक्रीजिंग होता है, काफ़ी जानते हैं हम, पीछे काफ़ी हमने अभ्यास इतना कर लिया था कि भी ग्राफ तो जानते ही हैं, वो उन्हीं के ऊपर LMVT जो थ्योरम है वो लगाते हैं। जैसे log x है, कोई एक सवाल बना लिया हमने log b माइनस log a अपॉन b माइनस a, ये क्या दे रहा है कि log का एक्सप्रेशन उसके ऊपर LMVT थ्योरम लगाई होगी, और यहाँ जैसे हम वो साइन भरेंगे और यहाँ लिख दिया, जैसे डेरिवेटिव क्या बताता है 1 अपॉन बी भर लें, यहाँ से 1 अपॉन ए भर लें, यहाँ इनइक्वलिटी का साइन आ जाए, जैसे कि भी जैसे, और ये b माइनस ए हम जानते हैं पॉजिटिव है, पर्सन क्या बनाएगा वो, या यूं ही कह दे इतना ही कि भाई प्रूव दैट दिस इनइक्वलिटी, तो दिस ऑल, जैसे मैं मान लिया ये सिंबल इस प्रकार से एक बार मेरी तरफ से मैंने भर लिए, और b माइनस ए, अब देखो इतने सारे को देखो कि भाई यहाँ तो यही चीज रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि b जो है वो a से बड़ा है, b जो a से बड़ा है तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब लॉगरिथमिक जो फंक्शन है log ऑफ x, उसके ऊपर LMVT लगाई होगी इसने। LMVT कब लग सकती है कि लॉगरिथमिक फंक्शन हम जानते हैं कॉन्टिन्यूस भी और डेरिवेबल भी है, तो एक बार उसी को देख करके क्या ये हमने जो लिखा है ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा या थोड़ी बहुत इनइक्वलिटी इधर उधर अदला बदली होगी। तो देखते हैं, लेट f(x) इज इक्वल टू log ऑफ x, कॉन्टिन्यूस भी है डेरिवेबल भी है, तो हमने सीधा ही जैसे ये एग्जिस्ट वाली बात लिख करके कह दिया कि वो इंटरवल हमारा a से b है, b इज लार्जर देन b, और x एक्सिस के ऊपर बढ़ते हुए क्रम में हमने इंटरवल को लिखा है, तो यहाँ लिख देंगे log b, सीधा मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ भाई, log b माइनस log a अपॉन b माइनस a, और इसका डेरिवेटिव कितना है 1 अपॉन c यूज करते हैं, लाई कर रही है ये और b के बीच में। तो अब यहाँ देखो कि भाई अब फिर वही बातें बोलेंगे कि लॉगरिथमिक जो फंक्शन है उसका ग्राफ तो ये है, बेस ये दी है, तो जो जो हम जाएंगे, अब देखो यहीं देखो ये टेजेंट मान लिया a यहाँ से कोई वेल है, और यहाँ जैसे मान लिया b है, तो a के ऊपर यदि टेजेंट खींचोगे तो देखिए ये b के ऊपर टेजेंट, आगे देखो इंक्रीजिंग है, b के ऊपर टेजेंट खींचोगे तो उसका स्लोप, मतलब ज्यों ज्यों हम आगे जाएंगे, मतलब इस प्रकार से वर्टिकली थोड़ा सा ग्राफ बढ़ते हुए यूं सी इसकी कंडीशन होगी, यानी कि a के ऊपर और यदि नीचे आएंगे हम तो स्लोप हमारे, यानी ये जो एंगल है ये छोटा होता जाएगा, हमेशा ट्रू होता है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि भी एफ डैश ए के ऊपर जो टेजेंट जो स्लोप लिए हुए है वो छोटा है एफ डैश सी से, और वो छोटा है एफ डैश बी से। एफ डैश सी कितनी है, खुद डेरिवेटिव कितना है, वो तो 1 अपॉन सी लिख रखा है इसने, तो 1 अपॉन सी की जगह हमने ये वैल्यू डाल ली, यानी 1 अपॉन सी, यानी यहाँ इसका मतलब क्या है 1 अपॉन ए लेस देन 1 अपॉन सी लेस देन 1 अपॉन बी, मतलब डेरिवेटिव निकाल के बी सी तो भरी हैं, 1 अपॉन सी की जगह ये रिप्लेस कर दी सारी वैल्यू, तो log ऑफ b माइनस log ऑफ a, या log की प्रॉपर्टी के द्वारा ये ऐसा भी सिद्ध करना मिल सकता है log ऑफ b माइनस a होल डिवाइडेड बाई b माइनस a, दिस इज ए पॉजिटिव नंबर, और दिस इज लेस देन 1 अपॉन b, दिस इज ग्रेटर देन 1 अपॉन a। जैसे यहाँ से हमने ये क्वेश्चन जैसे लिखा था, और b माइनस ए से जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करके भी क्वेश्चन को बदला जा सकता है, तो यहाँ b माइनस ए मल्टीप्लाई, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, साइन नहीं बदलेंगे इनइक्वलिटी के, तो जैसे ये क्वेश्चन हमने प्रूव करने के लिए मिल जाए, ठीक है भाई। कैलकुलस में जैसे ये कह दिया कि भी सिद्ध करके दिखाओ, तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई LMVT थ्योरम क्या लग जाएगी इसमें, तो ये पहचानने में हम कामयाब हो गए log ऑफ b माइनस log ऑफ a, तो तुमने फिर तो देखो कि लॉगरिथमिक जो फंक्शन है उसके ऊपर LMVT लगाई होगी,
ये कि ये क्वेश्चन हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी ऐसे ही सिद्ध करेंगे, तो बात उसी का एक पार्ट है ये कैलकुलस का। तो इस प्रकार से कोई भी जैसे टेन इनवर्स एक्स का कोई एक्सप्रेशन ले लिया, क्योंकि हम जानते हैं टेन इनवर्स एक्स हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो वहाँ भी हमारे सामने इस तरह का कोई क्वेश्चन डाल दे, तो जैसे ए और बी लेकर के हम ले लें कि भी टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस ए, और बिल्कुल उसी प्रकार की बात कि भाई ये जैसे यहाँ जो हमने सिद्ध किया है या लिखा है ये, तो बी वाला भाग बाद में लिख करके और वो लिख दे 1/1 प्लस बी स्क्वायर। ये कहाँ से आया? क्योंकि इसकी डेरिवेटिव होती है टेन इनवर्स की, यही एक्स की जगह बी भर दिया, और दिस इज लेस देन 1/1 प्लस ए स्क्वायर। ये बी माइनस ए यहाँ पार गुणा करके यहाँ भी लिख दे क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये भी सिद्ध करना दे दे कि भी सिद्ध करके दिखाओ। कोई भी ऊपर एक्स के बारे में जानकारी दे दे कि भी एक्स कोई इंटरवल बना, ए और बी कोई इंटरवल है कि भी लेट ए बी इज ए इंटरवल फॉर दिस। और हमेशा ही हम जानते हैं क्योंकि टेन इनवर्स में ये जो नंबर हैं ये ऑल रियल के लिए हैं, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का तुमने ग्राफ देखा हो वो ऑल रियल के लिए चलता है। तो ए और बी कहीं भी एक्स एक्सिस के ऊपर वो डाल करके कोई इंटरवल दे दे, जानकारी देगा जरूर, एकदम इतना तो नहीं कहेगा कि भी सिद्ध करके दिखाओ ये ऊपर एक्स एक्सिस जैसे एक्स बिलोंग्स टू फॉर ऑल आर, ठीक है ना, और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी, तो देन प्रूव दैट दिस। तो फिर यहाँ से तुम्हें तुरंत दिमाग में ये आ जाए कि भाई क्या इस तरह के क्वेश्चन एनडीए या जो जेई मेन है उसमें पूछे जाते हैं भाई कि भी इनइक्वलिटी है क्या, एलएमबीटी वो लगा सकता है, दिमाग में है क्या। तो इस प्रकार की बातें यदि दिखें तो एलएमबीटी, तो बिल्कुल यही बात यहाँ फॉलो होगी, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स, फिर थोड़ा सा रिपीट करते हुए एफ एक्स इज इक्वल टू कह दिया कि भी टेन इनवर्स एक्स है, ये तो उससे जुड़ी हुई बात है, कॉन्टिन्यूस भी है, डेरिवेबल भी है, और फिर वो थ्योरम अप्लाई करके बिल्कुल यही बात, ये बी माइनस है यहाँ था और बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हमारा का मतलब ये था। और ले लें एक दो क्वेश्चन, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन उठा लिया हमने कि साइन एक्स माइनस साइन 2x के ऊपर एल एम बी टी लगाइए, क्या लग जाएगी? बिल्कुल लग जाएगी, देखते ही तो क्वेश्चन बोल रहा है, क्योंकि साइन एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, डेरिवेबल भी है, और साइन ऑफ द डबल आर्गूमेंट दे दिया, और एक इसने इंटरवल भी दिया है 0 से पाई, यानी गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन 2x, और इसने इसके लिए इंटरवल के लिए चेक करवाया है कि भी एलएमबीटी प्रूव करके दिखाओ, वेरीफाई करके दिखाओ। तो क्या दोनों कंडीशन हैं? बिल्कुल हैं, यानी हेयर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, या अलग अलग लिख सकते हैं, साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस, साइन 2x इज आल्सो कॉन्टिन्यूस, देयर डिफरेंस विल बी कॉन्टिन्यूस, सो द फंक्शन इज, या सीधा ही कह दे कि हेयर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल 0 to पाई। एफ डैश एक्स सीधा निकाल सकते हैं, जो कि आया cos x माइनस 2 इंटू cos 2x विच इज यूनिकली डिफाइन इन 0 to पाई, हमेशा इस इंटरवल के लिए, क्यों ओपन इंटरवल, इस इंटरवल के लिए तो हमेशा ही डिफाइन है, कोई भी x डालो कोई ना कोई आंसर देगा, इसका मतलब dy अपॉन dx एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल x के लिए, और इस ओपन इंटरवल के लिए तो होना ही होना ही, क्योंकि हम ये सीमित हैं ये बातें कि इससे परे ना जाओ, वो क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस, बार बार रोल्स थ्योरम में भी यही है, ओपन इंटरवल, फिर इसमें तो तुरंत यही बात बोल देते हैं। तो ये दोनों शर्तें हमें मिल गई, तो नाउ वी कैन से एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल सच दैट दिस कंडीशन, दिस इक्वेशन जैसे अप्लाई करते हुए, तो लिखते हुए देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, बार बार बहुत बार बार लिखा है, सी बिलोंग्स टू 0 to पाई सच दैट एफ डैश सी का मतलब इसका डेरिवेटिव निकाल चुके हैं वो, तो ये आया cos x माइनस cos 2x इंटू 2 और इज इक्वल टू, हाँ भी जो कोड क्या जो हम स्लोप निकालते हैं उसको डिस्कस करते हैं, तो पाई जब इसमें डाला तो वो तो 0, और 0 डालते हैं तो वो भी 0 है, और बटे में पाई माइनस 0, ये जैसे राइट हैंड साइड मिली, तो राइट हैंड साइड तो सारा 0 ही हो
लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम देखें तो ये तो डबल एंगल है, तो इसको हाफ एंगल में तोड़ करके क्वाड्रेटिक बनाओ इसको कोस में, ताकि एक्स की वैल्यू या सी, जैसे हम क्वेश्चन में हम सी कनेक्ट, तो हमने यहाँ एक्स की रिप्लेस कर दिया सी के द्वारा, ताकि सी की वैल्यू हमें मिल जाए, ताकि वेरीफाई हो जाए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ हम कोस सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ कोस 2c का मतलब है 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, हाफ एंगल में तोड़ दिया। कोस एक्स माइनस 4 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर सी माइनस यानी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इन कोस सी। तो नाउ वी राइट इन ए क्वाड्रेटिक पैटर्न dividing by minus and writing the power 2 term firstly. So we have 4 times of cos square c minus cos c minus 2 is equal to 0. So here we apply quadratic formula, cos c is equal to, तो यहाँ देखते हैं कि 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 1 प्लस 4 इंटू 2 8 इंटू 4 32 अपॉन 8। तो cos c इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखते हैं 1 प्लस माइनस यहाँ से मिला हमने 33। तो 33 हम जानते हैं भी 25 और 36 के बीच में लाई करता है, तो नियरली जैसे वैल्यू डाल दी 5.56 नियरली और अपॉन 8। तो here we have 1 plus 5 into 4 upon 8। तो there we take, अब जैसे 0 और पाई के बीच में यदि हम cos x की बात करें तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में तो cos x पॉजिटिव वैल्यू लेगा, और पाई बाई 2 और पाई के बीच में वो नेगेटिव वैल्यू लेगा। एक बार ये डिटरमाइन करना जरूरी है कि वैल्यू -1 और 1 के बीच में तो है क्या। तो यहाँ देखें हम, यदि हमने पॉजिटिव साइन लिया 1 प्लस 5.5 तो 6.5 डिवाइडेड बाई 8, तो दैट इज लेस देन 1। तो C क्या होगा, हम कहेंगे भी C फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कहीं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए यदि, क्योंकि इंटरवल क्या है 0 और पाई के बीच में है, तो 0 और 180 डिग्री बोल दें, जैसे डिग्री में बोलना चाहो तो 0 और 90 तो है इसमें। तो इसका मतलब है, यानी इसको हम आगे नहीं निकाला, हमें अप्रोक्सीमेशन देखना है, या अधिक से अधिक यूं कह देंगे भी C इज इक्वल टू कोस इनवर्स। कोस इनवर्स यानी कोस को उठा के ले गए, तो क्या दोनों साइन चलेंगे ये देखना जरूरी है। चलने का मतलब क्या C हमारे इसके इंटरवल में दिखाई दे रही है। तो जब हमने पॉजिटिव साइन लिया तो हमने बोला कि भाई ये एंगल है, ये पहले क्वाड्रेंट में आया, और यदि नेगेटिव साइन ले लिया तो एक बार कैलकुलेट करते हैं 5.5 विद नेगेटिव साइन प्लस 1, तो दैट विल बी 4.5 डिवाइडेड बाई 8, यानी नेगेटिव समथिंग आया विच इज ग्रेटर देन -1, यानी -1 से तो बड़ा है ही है, नेगेटिव 0 से छोटा है। इसका मतलब ये कोई एंगल होगा जो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और यहाँ हम देखें भी सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा ओपन इंटरवल है, तो इसका मतलब ये वेरीफाई हमारी रोल्स थ्योरम हो गई। यानी एक एंगल तो 0 और 90 के बीच में है कहीं, और एक है 90 और 180 के बीच में। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा